हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स को। इसका होने वाला लेक्चर नंबर 3। शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले 1 और 2 रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये 3 वीडियो पे आइएगा। क्या करने वाले हम लोग बताओ मेरे को। स्टैटिस्टिक्स 2 सेंस में पढ़ना था, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल में पढ़े स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सिंगुलर में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या हम लोग कैसे कैसे डेटा को करते हैं। तो सबसे पहला था कॉप एआई, याद आ रहा होगा। सी से कलेक्शन ऑफ डेटा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पी से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए से एनालिसिस ऑफ डेटा, आई से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। याद आ गया ये चीज। ठीक है, हम लोग इसी को पढ़ने वाले, यही हमारे पास टॉपिक है। देखो दिख रहा है ये आपका। ठीक है, चलो स्टैटिस्टिकल टूल। सबसे पहला था सेंसस और सैंपल टेक्निक, ये डिस्कस किए थे हम लोग। बताओ सेंसस में क्या होगा, जितना आइटम है हर एक आइटम को कंसिडर करेंगे। सैंपल में हर एक को करेंगे या कुछ सिलेक्टेड को करेंगे, कुछ सिलेक्टेड को करेंगे। याद आ रहा है। जैसे मान लो कि 20 बच्चा है, मेरे को एवरेज मार्क्स निकालना है। अगर हम सेंसस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स को कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग सैंपल मेथड कर रहे हैं तो 20 को कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ 5-6 को कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बताओ मेरे को। अरे ऑफ डेटा और टेलीबार, ये किसका पार्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। 5 टूल था स्टैटिस्टिक्स का, 5 मेथड था। कॉप एआई, सी से कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन करने का आपके पास 2 ऑप्शन था, या तो सेंसस से कर लो या तो सैंपल से कर लो। सी खत्म। अगला था ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मेरे पास 2 ऑप्शन दिया हुआ है। बताओ मेरे को 2 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक एरे ऑफ डेटा और एक टेलीबार। ये तो बच्चों ने पढ़ा था एरे ऑफ डेटा टेलीबार, कुछ याद आ रहा है। ये टेलीबार नहीं याद आ रहा। जैसे मान लो हम लोग 5 लिखते थे तो 5 कुछ इस तरीके से लिखते थे। हाँ टेलीमार्क लगा। जैसे अगर हमको 2 लिखना है तो 2 लाइन, 3 लिखना है तो 3, 4 लिखना है तो 4, 5 लिखना है तो 4 को काट देते थे। याद आ रहा है। ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, तो टेंशन मतलब नहीं भी समझ में आ रहा तो करेंगे। ठीक। अगला था सी हो गया, ओ हो गया, पी से प्रेजेंटेशन। डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को कैसे प्रेजेंट, या तो टेबल के फॉर्म में, तो डायग्राम के फॉर्म में, या तो ग्राफ के फॉर्म में। ये सब आपका चैप्टर है, ये सब आपका आने वाला चैप्टर है। अच्छा फिर क्या था, ए एनालिसिस, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट। ये कॉमन ही होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब 2 वेरिएबल्स आपस में कितने डिग्री से रिलेटेड है, उस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब आपका फ्यूचर चैप्टर है। अभी नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, खाली चैप्टर का नाम समझ के छोड़ देना। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट अगला है मेरे पास स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बोलो क्या पढ़ा है हम लोग। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 चीज पढ़ना है। बोलो क्या क्या। एग्जैक्टली एक पढ़ना है हम लोगों को नेचर, दूसरा पढ़ना है हम लोग को सब्जेक्ट मैटर, तीसरा पढ़ना है लिमिटेशंस। शुरू करें। सबसे पहले क्या हमारे पास, नेचर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है, स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। पढ़ो तो बाबू, साइंस और आर्ट क्यों है, पढ़ो तो यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। पढ़ो साइंस क्यों है, बिकॉज इट स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक फॉर्म और सिस्टमैटिक मैनर। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स को साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करता है, जैसे मन वैसे स्टडी करता है कि साइंटिफिक फॉर्म में करता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में करता है। सही है। अगला आर्ट क्यों है ये बताओ मेरे को, बिकॉज वो मेरे को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। वो मेरे को एनालाइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या चीज एनालाइज करने में हेल्प करेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। किसको, रियल लाइफ प्रॉब्लम। पढ़ो तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। फिर से स्टैटिस्टिक्स 2 चीज है, नीचे में क्या पढ़े, स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है, स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है। स्टैटिस्टिक्स साइंस क्यों है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करता है साइंटिफिक फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में। सही है। वो आर्ट क्यों है, क्योंकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। ध्यान में रहेगा ये चीज, छोटा सा था। अगला फिर क्या मेरे पास बताओ, लिमिटेशंस। भाई जो हम डिस्कस किए थे पहले, सबसे पहला कि ये सिर्फ किसको स्टडी करता है, न्यूमेरिकल डेटा को। किसको स्टडी करता है, बताए थे ना कि जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करता। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक पेज 2 बार आ गया, एक पेज मिस हो गया है क्या। चलो हम लोगों का क्या हुआ है कि पीडीएफ में एक स्लाइड मिस हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट बुक से रीड कर रहे हैं, बाद में हम लोग वो स्लाइड पीडीएफ में ऐड कर देंगे। ओके
तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन क्या बताओ मेरे को, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि भैया स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा में दोनों को स्टडी करता है या सिर्फ किसी एक को, किसी एक को। किसको, क्वांटिटेटिव को, मतलब जो डेटा को नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डेटा को हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस डेटा को हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसका स्टैटिस्टिक्स में कोई जगह नहीं है, जैसे कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, विजडम, इंटेलिजेंस, लाइक दिस। समझ में आ गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स, है ना, एज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना लाइक क्या, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस एंड एक्सेट्रा। पूरा क्लियर है। नेक्स्ट क्या था, याद है हम लोग पढ़े थे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, हम ये एग्रीगेट डेटा को स्टडी करता है, इंडिविजुअल डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कोई जगह नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, इसका लिमिटेशन क्या बन जाएगा कि भैया स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल डेटा को कंसीडर ही नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स किसको कंसीडर करता है, ग्रुप ऑफ डेटा को। तो ये उसका दूसरा दिक्कत है, अगर कोई इंडिविजुअल डेटा है तो हम लोग उससे स्टैटिस्टिक्स बना नहीं सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। मतलब सिंगल यूनिट को ये कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये किसको कंसीडर करेगा, ग्रुप ऑफ डेटा को। किसको कंसीडर करेगा, ग्रुप ऑफ डेटा। बोलो समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मे बी अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न्स 50,000 पर मंथ, बट एज दिस फैक्ट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, इट इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बोल रहा है कि अगर आपके क्लास टीचर 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो ये क्वांटिटेटिव डेटा तो है, पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल डेटा इंडिविजुअल डेटा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बोलो, होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल, मतलब जो डेटा जिसे आप स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो वो सब सेम नेचर का होना चाहिए। अब मान लो 20 बच्चा का बात कर रहे हैं, अगर हम एक का मार्क्स ले रहे तो दूसरा का भी क्या लेना होगा, मार्क्स। ऐसा नहीं है कि एक का मार्क्स ले लें, एक का हाइट ले लें, एक का वेट ले ले, तो क्या होगा, ये होमोजेनियस डेटा तो नहीं है, ये अलग अलग तरह का डेटा हो गया। होमोजेनिटी मतलब एक समान, होमोजेनिटी मतलब एक समान। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो डेटा का यूनिट सेम होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। मतलब अगर पहला बच्चा का मार्क्स लिए तो दूसरा का भी, तो पहला का हाइट लिए तो दूसरा का भी, तीसरा का भी हाइट। अब पढ़ो तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीड करो तो अभिनव। हम्म हम्म nevertheless nevertheless their value instead of volume। यहाँ पे क्या बहुत सिंपल सा बात है कि हमको डेटा कैसा चाहिए, होमोजेनियस चाहिए। होमोजेनियस मतलब एक यूनिट का चाहिए। यहाँ पे ये देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि आप फूड ग्रेन्स को और क्लोथ्स को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फूड ग्रेन का यूनिट केजी ग्राम इसमें होगा, कपड़ा का यूनिट तो नंबर्स में होगा, मीटर्स में होगा। समझ में आ गया। बस अगला पॉइंट क्या है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये तुम लोग हम एग्जांपल देके बताते, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि, ध्यान देना बोर्ड पे, अपने पास कुछ 5-6 स्टूडेंट्स है, मतलब 10 स्टूडेंट मान के चलो, ABCDEFGH 4, सही है। ये अपने पास इतने स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ का मार्क्स ले रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ का क्या लिख रहे हैं, मार्क्स। बोलो सही है ना। और थोड़ा ध्यान देना कैसे कैसे मार्क्स लिख रहे हैं। मान के चलो इसका है 90, 92 है ना, 2 नंबर लाया, 10 नंबर लाया, 95 लाया है, ये तुम्हारा 89 लाया है, ये तुम्हारा 4 नंबर लाया है, ये 2 नंबर लाया है, ये 100 लाया है, ये तुम्हारा कितना लाया है, 15 लाया है। सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्लास का मार्क्स है, ये मेरे क्लास का बच्चा लोग का क्या है, मार्क्स। अब मेरे को क्या करना था, एक बोर्ड बनवाना था, बैनर बनवाना था अपना क्लास का एडवर्टीजमेंट के लिए। 10 बच्चा को पढ़ा रहे थे, मेरे को दिखाना था कि मेरा क्लास का एवरेज मार्क्स अच्छा है, मेरे को दिखाना था कि मेरे क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, अच्छा। तो अब हम जो स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, बताओ किसको कंसीडर करेंगे। आओ देखो, 10 स्टूडेंट्स हैं, फोकस करेंगे थोड़ा सा। 10 बच्चा का सबका मार्क्स है, मेरे को क्या निकालना था, एवरेज मार्क्स। मेरे को क्या निकालना था। अब ऑब्वियस आता है, अगर हम अपने इंस्टीट्यूट का एवरेज मार्क्स निकालना चाह रहे हैं तो मेरा तो विजन ये होगा कि एवरेज मार्क्स हम ज्यादा निकालें,
तो हम यहाँ पे बताओ क्या लगाएंगे, सैंपल मेथड लगाएंगे कि सेंसस मेथड लगाएंगे? सेंसस में तो सारा बच्चा को लेना पड़ेगा, है ना, उसमें तो ऑनेस्ट रिव्यू आ जाएगा, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू तो हम लोग नहीं दिखाना चाह रहे, हम लोग मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को, हम सैंपल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सैंपल। सैंपल में भी इसको चुनेंगे, चलो 1 2 3 4 और 5, सही है। एवरेज निकालते, चलो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 90 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 89 प्लस 100 बाय 5, बोलो सही है। बताओ तो कितना हो रहा है, कोई बच्चा प्लस किया है क्या? हम्म। हम्म 93.2, 93.2 मार्क्स आया, मतलब हम क्या बोलेंगे, मेरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है? ये ट्रू है क्या? ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं। इसमें तुम लोग को क्या एक्सप्लेन किए कि स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन ये है कि उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉन टू मिसयूज। बोलो क्या बोल सकते हैं, प्रॉन टू मिसयूज का मतलब स्टैटिस्टिक्स एक मिट्टी की तरह है, स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, जिससे आप भगवान भी बना सकते हो और शैतान भी बना सकते हो। यू कैन आइदर मेक गॉड, यू कैन आइदर मेक डेविल। समझ में आ गए? तो हम लोग उसको मिस यूज कर लिए, हम लोग क्या कर लिए, मिस यूज। हम बोलेंगे मेरा क्लास का एवरेज मार्क्स, और एवरेज कभी सही होता नहीं है, हम क्या बोलेंगे मेरा एवरेज मार्क्स कितना है, 93.2। क्या लगता है बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जितने बैनर मार्क्स छपता है, सबका ट्रू रहता है क्या? नहीं, सब मैनिपुलेटेड रहता है। सब क्या रहता है, मान लो होता है ना, किसी किसी का मान लो कोई लिखा हुआ है कि रैंक आ रहा है 40, मान लो रैंक आ रहा है 34, रैंक कितना आ रहा है 34। अब हो सकता है कि वो उसका कैटेगरी रैंक हो, साइंस वाला बच्चा लोग समझ पाएगा, हो सकता है उसका कैटेगरी रैंक एससी रैंक हो, एसटी रैंक हो सकता है ऑल इंडिया रैंक में उसका, मान लो अगर हम जनरल कैटेगरी का रैंक देखेंगे हो सकता है वो 5 लाख चला जाए, 6 लाख चला जाए, लेकिन वो कभी नहीं लिखेगा। वो लिख देगा क्या, खाली रैंक 34, वहां पे मेंशन भी नहीं करेगा कि वो एससी का रैंक है, एसटी का रैंक है, ओबीसी का रैंक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करेगा। तो बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, मिसयूज। दूसरा चीज देखो, अब एक काम करो, ऑनेस्टली सबका एवरेज निकालते हैं। सबका एवरेज मतलब सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 10, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 10। बताओ सबको प्लस करके कितना आ रहा है, कितना, 49.9, मतलब 49 कितना आ रहा था टोटल, कितना आ रहा था, नहीं परसेंटेज नहीं चाहिए हम लोग को, 499 आया था सबको जोड़ के ना। हाँ, उसको बाय 10 कर देंगे, 49.9, 49.9। देखो मेरी तरफ, इसका मतलब है कि मेरा क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, ये तो मैनिपुलेटेड नहीं है, ये तो एक्चुअल है। पर ये एक्चुअल भी, ये ट्रू तो नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि मोर और लेस सारा डेटा उसके करीब है। एवरेज का मतलब यही होता है कि मोर और लेस बाकी डेटा उसके करीब है। तो क्या जो बच्चा 90 लाया है वो 49 के करीब है? क्या जो 100 लाया है वो 49 के करीब है? क्या जो 2 नंबर लाया है वो 49 के करीब है? नहीं। तो स्टेटिस्टिक्स का डेटा हमेशा सही होता है क्या, कि एक हद तक सही होता है। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। मतलब रिजल्ट हमेशा पूरा सही होगा कि एक एवरेज पे सही है, कि एवरेज पे सही है। पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज averages, they express only the broad tendency। पढ़ो आगे, they expressed only the broad tendencies, unlike the law of natural science, statistical observations are not error free। अब ये नेचुरल साइंस की तरह नहीं कि अगर हम बोल दिए सन राइजेज इन द ईस्ट तो सन राइजेज इन द ईस्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि एवरेज मार्क्स मेरा 50 है, जरूरी थोड़ी कि हर एक बच्चा का मार्क्स 50 के करीब ही होगा, वो नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कहीं पे मोदी जी आ रहे हैं, बोलेंगे मोदी जी का वहां पे जब आया था तो भीड़ लगा था 3 करोड़ का, तो क्या सही में 3 करोड़ आदमी हम लोग गिनने गए थे क्या? बोले तो 3 लाख आदमी आया था, तो क्या 3 लाख आदमी हम लोग गिनने गए थे क्या? कि ये एवरेज है, एवरेज ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। पढ़ो आगे फिर क्या हुआ, दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर क्या, ऑल कंडीशंस। अच्छा जैसे दूसरा एग्जांपल हम बोल रहे हैं, अच्छा पर कैपिटा इनकम समझते हैं तुम लोग, पर कैपिटा इनकम पूरा कंट्री का इनकम डिवाइड बाय पूरा कंट्री का पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सही है। मतलब जैसे मान के चलो एग्जांपल दे रहे हैं कि मान के चलो पूरा कंट्री का कमाई कितना है, 100 रुपया, पूरा कंट्री का कमाई कितना है, 100 रुपीज। पूरा कंट्री में 20 लोग हैं, पूरा कंट्री में कितना लोग हैं, 20, तो 100 डिवाइड बाय 20, तो हर एक का कमाई कितना,
5, तो मतलब इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना हो गया 5। एक्चुअल में शायद अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम कुछ कितना 1508, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं 11,000 रुपये के आसपास है। अगर रुपीज में बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी कितना चल रहा है 11,000 के आसपास। हमको ये बताओ, क्या इंडिया का इनकम पर कैपिटा इनकम 11,000 बोलना सही है? क्यों? इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का कमाई मोर और लेस 11,000 के आसपास है। तो ये बात सही है? क्या अंबानी का कमाई 11,000 के आसपास है? क्या अडानी का कमाई 11,000 के आसपास है? अंबानी रहे तो चलो बहुत बड़ा बड़ा आदमी हो गया, छोटा छोटा आदमी को लेते हैं, मान के चलो शाहरुख खान, विराट कोहली, और क्या, हाँ वही ना बोल रहे हैं। तो लोग तो भाई 11,000 पर कैपिटा इनकम नहीं, क्या मेरा पर कैपिटा इनकम 11,000 है क्या? क्या धनबाद में तुमको जितना दुकान उकान दिख रहा होगा आसपास में, क्या लोग का पर कैपिटा इनकम 11,000 है क्या? तो फिर रिजल्ट हमेशा ट्रू ऐसा कोई जरूरी ना। हाँ वही एवरेज इनकम हो गया, तो एवरेज इनकम 11,000 बोलना तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका एवरेज इनकम का मतलब ही वही है कि हर देशवासी का कमाई मोर और लेस 11,000 है। क्या पढ़ाया क्यों नहीं गया? वो एक एवरेज डेटा है, वो क्या है? और एवरेज डेटा 11,000 कैसे निकल गया बताओ? बहुत लोग ऐसा भी होगा जो दिन का मतलब पूरा महीना का 1-2 हजार कमा रहा होगा, उसका भी कमाई जुड़ा है। और बहुत कोई ऐसा भी है जो लाखों करोड़ों अरबों कमा रहा है, उसका भी कमाई जुड़ा है। तो सबका कमाई जोड़ के सारा पॉपुलेशन से जब डिवाइड किए तो आया कि इंडिया में हर एक लोग के पास कितना कमाई होना चाहिए 11,000। पर ऐसा होता थोड़ी है। हाँ तुम्हारे भी 11,000 जुड़ा हुआ है, तुम्हारे भी 11,000 जुड़ा है, पर तुम लोग का कमाई तो भी जीरो है। तुम लोग को माँ बाप कमा रहा है, आप लोग का कमाई तो जीरो है। बोलो समझ में आ गया? ये दिक्कत है पर कैपिटा इनकम के साथ। पढ़ो आगे। फिर अगला, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। बोले बिना रेफरेंस के रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। रिजल्ट क्या आ सकता है? रॉन्ग। और एग्जांपल देते तुमको समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे दो स्टूडेंट अपने पास, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। बोलो सही है? अपने पास सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 2 3 4, ये वाइट किस हो गया, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। सही है? ये मार्क्स लाया ये बंदा। पहला सेमेस्टर में कितना लाया 10, दूसरा में कितना लाया 20 लाया, 30 लाया, 40, 50, 60। हमको इसका एवरेज मार्क्स बताओ ना, इसका एवरेज मार्क्स बताओ ना। सही बोला है? 30 30 30 60, 60 और 40 100 और 110, तो 210, 210/6, 210/6 35। वाह, कौन बोला था? अतुल। वाह भाई यार, तो चलो डन। स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी, ये पहला सेमेस्टर में कितना लाया था 60, दूसरा में कितना लाया था 50। सही है? इसका भी एवरेज मार्क्स कितना है? तो अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा पे बात करें, अगर तुमको हम ये टेबल नहीं दिखाते, हम बोलते दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी, दोनों का एवरेज मार्क्स कितना है 35 है। तो तुम सिर्फ हम इतना ही बताते तो तुम लोग क्या कंक्लूजन निकालते? क्या? कि दोनों बच्चा मोरलेस सेम है, दोनों बच्चा मोरलेस सेम है, दोनों का पूरा साल का 6 सेमेस्टर हुआ साल भर में, दोनों का 6 सेमेस्टर में एवरेज मार्क्स कितना है 35, तो दोनों एक जैसा बच्चा है। लेकिन अब हम तुम लोग को इसका पीछे का बैक कैलकुलेशन अगर दिखा दे तो क्या अभी भी तुम लोग का सेम राय रहेगा कि राय चेंज हो जाएगा? क्या राय चेंज होगा बताओ ना? कौन अच्छा बच्चा कौन खराब बच्चा? स्टूडेंट अच्छा बच्चा, कारण वो इम्प्रूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। वो 10 से 60 में पहुंचा है, ये बर्बाद हो रहा है। ये 60 से 10 में पहुंचा है। तो रेफरेंस के बिना रिजल्ट को रॉन्ग प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो बोल रहा था कि दोनों सेम है, लेकिन जब रेफरेंस मालूम चला तो मालूम चला कि दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है। अब समझ में आ गया? पढ़ो। In order to understand the conclusion precisely, it is necessary that the क्या circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are to be studied। तो ये circumstances और condition आपको पता रहना चाहिए कि किस कंडीशन में वो डेटा लिया गया है, तब जाके बेटर कंक्लूजन निकाल पाएंगे, अदरवाइज द मे बी प्रूफ टू बी रॉन्ग। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ देखो तुम्हारे बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है। इन द बिजनेस ऑफ क्लोथ, कपड़ा का बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 इयर्स, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 इयर्स। पहला साल कितना 1 लाख, दूसरा साल कितना, तीसरा साल कितना 3 लाख। ठीक है? एवरेज इनकम 3 4 5 6, 6/3 2 लाख।
है ना। ऑन द अदर हैंड इन द पेपर बिजनेस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेम 3 ईयर्स 3 लाख 2 लाख और 1 लाख। इसका भी एवरेज इनकम कितना 2 लाख। कपड़ा का इनकम एवरेज इनकम 2 लाख है, पेपर का भी एवरेज इनकम 2 लाख है। और खाली यही बताते तुमको लगता है कि दोनों में तो धंधा में कमाई तो सेम ही है, लेकिन अगर तुम पीछे का रेफरेंस बता दे तो क्या मालूम चल रहा है कि कपड़ा का धंधा सही है क्योंकि उसमें कमाई बढ़ रहा है ना, लेकिन पेपर का धंधा सही क्योंकि उसमें कमाई घट रहा है। बोलो तो रेफरेंस क्यों जरूरी है, समझ में आया? पक्का। अगला एक बार ना पॉइंट नंबर 6 नहीं पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 ये हम ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, खाली रीड करा रहे हैं ना। पढ़ो पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है। prone to misuse misuse of statistics is very common, ठीक है। it may be used to support a pre-drawn conclusion, जैसे मेरा pre-drawn conclusion था मेरे को क्लास का मार्क्स अच्छा दिखाना है इसलिए हम टॉपर बच्चा का मार्क्स लिए। आगे कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, और क्लेम कर दिया कि मेरा एवरेज मार्क्स 94 है, जो कि ट्रू था कि फॉल्स था, फॉल्स था। बोलो समझ में आ गया। अगला इट इज यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू विश। बोलो समझ में आ गया। लास्ट लिमिटेशन पढ़कर खत्म करते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स सबको बना सकता है क्या? कि उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, बुद्धि चाहिए। पढ़ो क्या बोल रहा है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी used by those persons who have knowledge of statistical method. It is not possible for a layman, normal इंसान और आम आदमी और uneducated person to make क्या statistics। बोलो समझ में आ गया। तो बताओ मेरे को क्या क्या limitations है, बताओ मेरे को क्या क्या limitations है। सबसे पहला कि भैया न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करता है सिर्फ, किसको स्टडी करता है? न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा ग्रुप ऑफ डेटा को स्टडी करता है सिर्फ। तीसरा होमोजेनिटी ऑफ डेटा होना जरूरी है। रिजल्ट ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा कि ऑन एन एवरेज ट्रू होगा? ऑन एन एवरेज होगा। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट गलत प्रूफ किया जा सकता है, खाली एक्सपर्ट यूज करेगा, खाली एक्सपर्ट यूज करेगा। लास्ट में प्रॉन टू मिसयूज, प्रॉन टू क्या मिसयूज। बोलो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ दिए? सब नहीं पढ़े हैं हम लोग, नेचर पढ़े हैं और लिमिटेशन पढ़े। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे हम लोग का अगला स्लाइड में था शायद, हाँ चलो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? देखो दोनों हम लोग आता है। सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो तरह का, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फरेंशियल। एक बोलो क्या डिस्क्रिप्टिव, एक क्या नाम से क्लियर नहीं लग रहा डिस्क्रिप्टिव, इसमें स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे कुछ को लेके कि सारा डेटा को लेके सारा। इन्फरेंशियल सारा को लेंगे कि सैंपल को लेंगे? सैंपल। पढ़ो तो क्या लिखा है डिस्क्रिप्टिव, पढ़ो तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इन्फरेंशियल पढ़ो conclusion are drawn related to the universe or cooperation on the basis of। बोलो क्लियर है, बोले सही है। यूनिवर्स और पॉपुलेशन होगा ना बाबू, कोऑपरेशन नहीं होगा। यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉपुलेशन। क्या बस खाली वर्ड पकड़ के देखना कि कुछ सेंस बन रहा है, फिर बोले कि कोऑपरेशन है तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मेरा नेचर भी हो गया, सब्जेक्ट मैटर भी हो गया, लिमिटेशंस भी हो गया, है ना। लास्ट वन इज फंक्शंस। खत्म करते हैं और इसी के साथ मेरा चैप्टर फिर फिनिश। 3 क्लास में हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 नंबर फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसका टेस्ट होगा, ठीक है, हम बता देंगे टेस्ट कब क्या कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी चैप्टर खत्म होगा तो उसका टेस्ट लेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि भैया स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन और इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन पढ़िए, क्या लिखा है बताइए, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, आप कितना गरीब है इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। इलिटरेसी, कोई इंसान कितना अनपढ़, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया पॉवर्टी, इलिटरेसी, समझ में आ रही है, ये सबको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। और जब हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को अगर आप क्वांटिफाई कर लेते हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपका पढ़ना नहीं पढ़ना, इसको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, एग्जाम्स के थ्रू। कैसे क्वांटिफाई करते हैं, एग्जाम्स के थ्रू आपका मार्क्स आ जाता है।
मार्क्स आ जाता है तो मालूम चल जाता है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे पे एक्शन लेते हैं। तो जब प्रॉब्लम को आप क्वांटिफाई कर लोगे तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखो तो क्या लिखा है, पढ़ो तो, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स नहीं होगा वेरियस होगा, क्या होगा, वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लाइक क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लोशन इन्फ्लेशन होगा, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना बाबू, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स, इजी। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बताओ मेरे को, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स क्या करता है ना, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है ना, हम लोगों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने में हेल्प करता है। भैया ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कॉज एंड इफेक्ट ये है कि मान लो प्याज का दाम बढ़ गया, ऐसे दाम क्या हो गया, बढ़ गया, ये क्या है, कॉज, ये क्या है, कॉज। अब प्याज का दाम बढ़ा तो उसका डिमांड क्या होगा, ऑब्वियस बात है, प्याज अगर महंगा हो रहा है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्याज का जब प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे कॉज क्या था, राइज इन द प्राइस ऑफ ऑनियन, सही है। इफेक्ट क्या था, डिक्रीज और फॉल इन द डिमांड ऑफ ऑनियन, समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स हम लोग यही समझने में हेल्प करता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, समझ में आ गया। इफेक्ट कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके पीछे कॉज क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है। पढ़ो तो यहाँ पे क्या बोला, statistics helps in finding out cause and effect relationship between sets of data. For example, if there is a decline in investment घटा है, it can be traced that it is because of decline in demand। यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ मेरे को, यहाँ पे इफेक्ट क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और लोग इन्वेस्टमेंट कम क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है। जैसे बात करें कि मान लो कि धनबाद में बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, एक्सेस बड़ा वगैरह मॉल नहीं है, क्यों नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड होगा तो वो भी होने लगेगा। खैर ओवर द पीरियड तो अभी तो धनबाद बहुत तरक्की कर चुका है, आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारा मॉल खुल गया है कि नहीं, अब तो एक से ही ज्यादा मॉल खुलते जा रहे हैं, एक बाजार पास खुलते जा रहे हैं। ओवल हो गया, कैपिटल है ना, एक नाम कैपिटल, एक नाम ओवल है, ओवल ओवल OVAL, जो बिग बाजार के जस्ट अपोजिट में खुला है नया मॉल। चलो उस टाइम पे हम लोग जब आते थे, जब हम छोटे थे तो बिग बाजार से वहां से जब ऊपर से झांकते थे तो सामने जमीन था, खाली जमीन था, देखते देखते पूरा मॉल खड़ा हो गया, एक्सेस डेवलपमेंट हो गया। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। जैसे कि हम लोग बात करें प्रोडक्शन थ्योरी का, जैसे हम लोग बात करें कंजम्पशन थ्योरी का। प्रोडक्शन थ्योरी बताता है प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, कंजम्पशन थ्योरी बताता है कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। तो इस तरह का थ्योरी हम लोग कैसे बना पाए, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैसे, हम लोग को तभी ना मालूम चला कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो सप्लायर लोग ज्यादा बेचना चाहता है। जैसे कि हम लोग मास्क के केस में देखे थे, कोविड में मास्क का प्राइस क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो हर दूसरा बंदा मास्क बेच रहा था, तो मास्क का प्राइस बढ़ा, मास्क का प्राइस बढ़ा तो उसका सप्लाई भी तो बढ़ गया। तो ये जो थ्योरी बना कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ये थ्योरी कैसे बना पाए, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। कैसे बना पाए, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। पढ़ो क्या बोल रहे हैं, theories and economic models such as consumption theory, production theory, distribution theory, etc. The well-known inverse relationship between price and demand can be studied only through, इसमें एग्जांपल ये दिया कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स है, अभी 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 बताए थे, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये भी कैसे मालूम चला, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो 3 पॉइंट बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अगला नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हम लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे अभी कि कपड़ा का बिजनेस में पहला साल कितना कमाई हुआ था, 1 लाख, दूसरा साल, तीसरा साल 3 लाख, तो चौथा साल क्या होगा, 3 लाख, 4 हो जरूरी नहीं है, 3 लाख से ज्यादा होगा, 3 लाख से। तो हम लोग फोरकास्ट कर पाए, क्यों फोरकास्ट कर पाए, क्योंकि मेरे पास पुराना डेटा था, बस पुराना क्वांटिटेटिव डेटा था। जैसे कि मान के चलो मेरा एक ब्रांच पुराना एक जगह पे है, हम अभी दूसरा ब्रांच खोले, किस बेसिस पे खोले, कि मेरे पास पिछले 7 साल का डेटा है, हमको पता है कि कोचिंग कैसे चलता है, मेरे पास एक डेटा आ गया, हमको पता है कितना प्रॉफिट हो सकता है, तभी ना जाके अपना सेकंड ब्रांच हम डाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, प्रेडिक्ट करने में। क्या करने में, प्रेडिक्ट के फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वैसे बताइए सही हो जरूरी नहीं है, लोग इंसान प्रिडिक्शन कर सकता है। और आप क्या बोल रहे हैं, economists to do economic forecasting. By term forecasting we do not mean some astrological prediction। हम लोग इसमें भविष्यवाणी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग प्रिडिक्शन मतलब कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन मतलब तारा सितारा का भविष्यवाणी का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका बात कर रहे हैं। इट ओनली मीन्स
टू एक्सेस एंड ascertain the future course of which are of economic significance। हम लोग फ्यूचर इवेंट्स का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ज्यादा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कोई ये क्या बोलते हैं उसको, आपके पास कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट लास्ट वन, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है पॉलिसीज को बनाने में, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट क्या पॉलिसीज ऑन द एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन थ्रू स्टैटिस्टिक्स। जैसे सरकार बोला कि हम लोग 1 लाख बाथरूम बनाएंगे, 1 करोड़ बाथरूम बनाएंगे, तो हवा में तो नहीं बोल दिया 1 करोड़, पहले सरकार सर्वे किया, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया कि कितना के घर में बाथरूम नहीं है, उसके बाद ना ये पॉलिसी बनाया कि मेरे को 1 करोड़ बाथरूम बनाना है। तो सरकार बोला कि हम लोग एलपीजी में सब्सिडी देंगे, तो सरकार पहले पता किया होगा कि कितना लोग घर में अभी भी चूल्हा पे खाना बना रहा है, स्टडी किया, स्टैटिस्टिक्स निकाला, तभी तो फिर पॉलिसी बनाया कि मेरे को सब्सिडी देना है। बोलो समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया? हाँ बोलो ना बाबू, एक सेकेंड। हाँ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? तो अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा और प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? कैसे मालूम चलता है? इकोनॉमिक्स के थ्रू। कैसे मालूम चलता है? इकोनॉमिक्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू। स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मेरे को इक्विलिब्रियम फाइंड करने में हेल्प करता है। बोलो समझ में आ गया? डिटेल में पूरा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। चलो चलो, और कुछ बचा है क्या अपना इसमें? चलो ठीक है, इसी को यहीं पे एंड करें। लास्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या है? बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स मेरे को इक्विलिब्रियम को फाइंड करने में हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करने में हेल्प करेगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? हम लोग यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, एक बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, एक बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। एक किसका बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेट कि वहां पे अगर कोई बंदा पहुंच गया तो वहां से वो मूव करना नहीं चाहेगा, वहां से मूव करना नहीं चाहेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, उस पॉइंट उसका सेटिस्फेक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है? जब उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सब आपका चैप्टर भी है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सुन लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसको? प्रोड्यूसर को। किसको मिलेगा? ध्यान देंगे, आपके बुक में एक और पॉइंट है, पीडीएफ में नहीं है। पॉइंट क्या है आपका? इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। पहले समझो क्या हो रहा है। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन करेंगे सेक्टर के बेसिस पे, कंपैरिजन करेंगे सेक्टर के बेसिस पे। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, इसका मतलब कंपैरिजन करेंगे टाइम के बेसिस पे, कंपैरिजन करेंगे टाइम के बेसिस पे। एग्जांपल देंगे तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग मान के चलो कि 3 तरह का सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग अगर ये देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, टर्शियरी सेक्टर में कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब कितना लोग को काम मिल रहा है, कितना लोग को काम नहीं मिल रहा है। इसमें कंपैरिजन तो की है, कौन सा बेसिस पे? सेक्टर के बेसिस पे। कौन सा बेसिस पे? सेक्टर के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर सेक्टरल कंपैरिजन। जैसे आपको बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें सेक्टर कौन सा ले लिया? रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर। समझ में आ गया? ये अगर इसमें आप कंपैरिजन करोगे तो ये भी तो इंटर सेक्टरल है। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लड़का और लड़की में, ये भी सेक्टर हो गया, मेल सेक्टर फीमेल सेक्टर। समझ में आ गया? अच्छा, इंटर टेम्पोरल मतलब हम लोग पॉवर्टी को स्टडी कर रहे हैं कि 2019 में कितना था, 2020 में कितना था, 2021 में कितना था। इस बार भी कंपैरिजन हो रहा है, किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टाइम। किसको बोलेंगे? इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। तो स्टैटिस्टिक्स आपको इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। इंटर सेक्टोरल भी, इंटर टेम्पोरल भी। सेक्टर मतलब सेक्टर वाइज कंपैरिजन, टेम्पोरल मतलब टाइम वाइज कंपैरिजन।